हेलो और नमस्कार। स्टडी सॉल्यूशंस कलेक्टिव यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा फोकस रहेगा पार्ट 3 पर और ये पार्ट कवर करता है धारा 101 से लेकर 150 तक। मैं तो इसे एक तरह से बीएनएस की आत्मा मानता हूं क्योंकि इसमें दो सबसे जरूरी, सबसे गंभीर अपराधों का जिक्र है। पहला है मानव शरीर के विरुद्ध अपराध और दूसरा है राज्य के विरुद्ध अपराध। यानी एक तरफ वो अपराध जो सीधे इंसान के जीवन और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ वो अपराध जो पूरे देश की सुरक्षा को ही चुनौती देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि पिछले दो पार्ट्स में हमने क्या कवर किया था। पार्ट 1 जो था धारा 1 से 62 तक, उसने एक नींव रखी थी, है ना। हमने परिभाषाएं, दंड के प्रकार और सबसे जरूरी जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपवाद पढ़े थे। फिर आया पार्ट 2, वहां हमने धारा 63 से 99 तक समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर फोकस किया, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन पर। तो आज की पूरी चर्चा पार्ट 3 पर ही फोकस रहेगी और इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 लॉजिकल हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा है जीवन से जुड़े अपराध। ये हैं सेक्शंस 101 से 110। इसमें हम हत्या, लापरवाही से मौत, इन सब पर बात करेंगे। दूसरा हिस्सा है नए आधुनिक अपराध, सेक्शंस 111 से 113। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म जैसे नए खतरों को शामिल किया गया है। फिर तीसरा हिस्सा है शरीर को चोट यानी हर्ट और फोर्स, सेक्शंस 114 से 136। चौथा हिस्सा स्वतंत्रता यानी लिबर्टी के खिलाफ अपराधों पर है। ये हैं सेक्शंस 137 से 146। किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब इसी में है। और आखिरी हिस्सा है राज्य के विरुद्ध अपराध, सेक्शंस 147 से 150। सर, तो हम इन सेक्शंस को इसी सीक्वेंस में कवर करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे ताकि सब कुछ एक लॉजिकल फ्लो में समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से, जीवन से जुड़े अपराध। इस सेगमेंट का सबसे गंभीर अपराध है हत्या यानी मर्डर। धारा 101 इसकी बिल्कुल साफ परिभाषा देती है। कानून कहता है कि जब कोई काम इस इरादे से किया जाए कि उसे किसी की मौत हो ही जाएगी तो वो हत्या है। यहां पर इंटेंशन या इरादा सबसे जरूरी शब्द है। इसके बाद धारा 102 में इसकी सजा बताई गई है जो कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकती है। अब यहां एक बहुत ही खास चीज है, धारा 103। इसको ध्यान से समझना। ये उस सिचुएशन की बात करती है जब कोई ऐसा व्यक्ति हत्या करता है जो पहले से ही लाइफ इंप्रिजनमेंट काट रहा है। ऐसे मामले में कानून कहता है कि सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड होगी। अच्छा, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो व्यक्ति सबसे कड़ी सजा पाने के बाद भी एक और जान ले लेता है उसे समाज के लिए खतरा माना जाता है। ठीक इसके उल्टा धारा 105 में है आपराधिक मानववध या कल्पेबल होमिसाइड। आम भाषा में इसे गैर इरादतन हत्या कहते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि ये वो मौत है जो हत्या नहीं है, मतलब इसमें मारने का साफ इरादा नहीं होता। जैसे अचानक झगड़े में हो जाता है। बिल्कुल, अचानक गुस्से में आकर कोई ऐसा वार कर देना जिससे मौत हो जाए, जबकि प्लान मारने का नहीं था। यहां एक चीज याद रखना, पुराने आईपीसी में सेक्शन 302 बहुत फेमस था हत्या की सजा के लिए। अब बीएनएस में वो सब चीजें इन्हीं सेक्शन जैसे 102 और 103 में आ गई हैं, तो नए नंबर्स याद रखने जरूरी हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेग्लिजेंस से होने वाली मौत पर। यह है धारा 106। ये सेक्शन आजकल बहुत चर्चा में है। इसके दो भाग हैं। पहला 106(1) आम लापरवाही से मौत की बात करता है, जैसे तेज गाड़ी चलाकर किसी की जान ले लेना। सजा है 5 साल तक। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा 106(2) हिट एंड रन को अलग से डिफाइन करता है। कानून कहता है कि अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर पुलिस या मैजिस्ट्रेट को बताए बिना भाग जाता है तो ये हिट एंड रन कहलाएगा। सर, इसका मतलब हिट एंड रन के लिए अब सजा पहले से बहुत ज्यादा सख्त हो गई है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। पहले तो इसे अलग से डिफाइन भी नहीं किया गया था, है ना? बिल्कुल नहीं। पहले आईपीसी में इसके लिए अलग से कोई सजा नहीं थी, उसे भी आम नेग्लिजेंस में ही गिना जाता था। लेकिन अब बीएनएस के अंदर सजा है 10 साल तक की कैद और जुर्माना। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। हाँ, इसके पीछे सोच ये है कि लोग दुर्घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं,
अक्सर लोग डर के मारे भाग जाते हैं हाँ। और उस चक्कर में घायल को टाइम पर इलाज नहीं मिल पाता। तो ये सख्त कानून लोगों को भागने से रोकने के लिए है। इसी सेगमेंट में आगे आती हैं आत्महत्या से जुड़ी धाराएं। धारा 107 ये कहती है कि अगर कोई किसी बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो ये बहुत गंभीर अपराध है और इसके लिए मृत्युदंड तक हो सकता है। फिर है धारा 109 जिसे हम पहले IPC 307 कहते थे, अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास, सजा 10 साल तक। चलिए अब हम अपने दूसरे सेगमेंट पर आते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है, नए और आधुनिक अपराध। यहाँ BNS ने उन अपराधों को एड्रेस किया है जो आज के टाइम में एक बड़ा खतरा बन गए हैं। सबसे पहला है धारा 111 संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये BNS में एक पूरा नया अध्याय है। इसकी परिभाषा कहती है कि जब कोई सिंडिकेट यानी कोई माफिया या गैंग मिलकर आर्थिक फायदे के लिए हिंसा का इस्तेमाल करके अपराध करता है, वो संगठित अपराध है। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें किडनैपिंग, फिरौती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जमीन पर कब्जा, साइबर क्राइम, ये सब शामिल है। और इसके लिए दंड भी बहुत कठोर है। अगर इस अपराध के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो सजा सीधे मृत्युदंड या आजीवन कारावास। इसके ठीक बाद है धारा 112 छोटा संगठित अपराध या पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब छोटे छोटे गिरोह जो समाज में डर फैलाते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि पहली बार भारतीय कानून में मोबाइल चैन स्नैचिंग को एक अलग अपराध माना गया है। अच्छा, स्नैचिंग को अलग से डिफाइन किया है। हाँ, ये शहरों में बहुत बड़ी समस्या है ना। इसके अलावा चोरी, जुआ, टिकट ब्लैक करना, ये सब भी इसी में है। सजा 1 से 7 साल तक है। यहां स्नैचिंग शब्द को कानून में जगह मिलना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सेगमेंट का सबसे गंभीर अपराध है धारा 113 आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट। इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। यह कहता है कि कोई भी काम जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालना हो, वो आतंकवादी कृत्य है। इसमें बम, डायनामाइट या ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और इसकी जांच SP रैंक से नीचे का कोई अधिकारी नहीं कर सकता। सजा तो इसमें भी बहुत सख्त होगी। हाँ, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ठीक है, अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। यह है शरीर को चोट यानी हर्ट और बॉडीली हार्म। यहां कानून चोट को 2 हिस्सों में बांटता है। पहला, साधारण चोट या सिंपल हर्ट। धारा 114 कहती है कि किसी को शारीरिक पीड़ा देना चोट है, जैसे एक थप्पड़ मारना। धारा 115 में इसकी सजा है 1 साल तक। इसके विपरीत है गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट। धारा 116 में 8 तरह की चोटों को गंभीर माना गया है, जैसे आंख की रोशनी छीन लेना, हड्डी तोड़ देना या चेहरे को हमेशा के लिए खराब कर देना। इसलिए धारा 117 में इसकी सजा भी ज्यादा है, 7 साल तक की कैद। अब चोट की गंभीरता इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसे पहुंचाने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ। जैसे धारा 118 कहती है कि अगर चोट किसी खतरनाक हथियार से दी गई हो, जैसे चाकू या बंदूक, हाँ, या फिर फिरौती वसूलने के लिए दी गई हो या जहर देकर, तो सजा और भी सख्त हो जाती है। इसी में कुछ खास मामले भी हैं, जैसे धारा 121 जो कहती है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाई जाती है तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल आसानी से नहीं मिलती। इसके बाद इसी सेगमेंट का एक बहुत ही घिनौना अपराध है धारा 124 एसिड अटैक। इसकी सजा बेहद सख्त है, कम से कम 10 साल की कैद, जिसे लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो जुर्माना लगाया जाता है वो सीधा पीड़ित को उसके इलाज के लिए दिया जाता है। चलिए अब चौथे सेगमेंट पर आते हैं, स्वतंत्रता के विरुद्ध अपराध। यहां सबसे पहले 2 शब्दों का अंतर समझना जरूरी है, रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट। धारा 126 है सादोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इसका मतलब है किसी को उस दिशा में जाने से रोकना जहां जाने का उसे अधिकार है। इसकी ट्रिक है रिस्ट्रेंट इज इक्वल टू एक रास्ता बंद। इसके विपरीत है धारा 127 सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका मतलब है किसी को एक सीमा के अंदर पूरी तरह से बंद कर देना। इसकी ट्रिक है कन्फाइनमेंट इज इक्वल टू सब रास्ते बंद। सर, इसका कोई आसान सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं ताकि रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए? हाँ बिल्कुल। मान लो तुम एक कॉरिडोर में चल रही हो और मैं आगे आकर दरवाजा बंद कर देता हूं। तुम आगे नहीं जा सकती, लेकिन पीछे मुड़कर वापस जा सकती हो। यह हुआ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट।
मैंने सिर्फ एक रास्ता रोका। अब सोचो, मैं तुम्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा देता हूं। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अच्छा, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। धारा 128 से 130 तक हम बल, आपराधिक बल और हमले को समझेंगे। बल या फोर्स का मतलब है किसी में मोशन पैदा करना। जब यही बल किसी की मर्जी के बिना उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से हो तो वो आपराधिक बल या क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। और हमला या असॉल्ट इन सबसे अलग है। इसमें छूना जरूरी नहीं, सिर्फ किसी को मुक्का दिखाना या डराने वाला इशारा करना, वो भी असॉल्ट है। अब इस सेगमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, किडनैपिंग और अबडक्शन। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। धारा 137 है व्यापाहरण यानी किडनैपिंग। ये सिर्फ माइनर पर लागू होता है। लड़के के लिए 16 वर्ष से कम और लड़की के लिए 18 वर्ष से कम, और ये हमेशा लॉफुल गार्डियन की संरक्षा से होती है। मतलब इसमें बच्चे की सहमति मायने नहीं रखती? बिल्कुल नहीं। अगर 17 साल की लड़की अपनी मर्जी से भी किसी के साथ जाती है तब भी ये किडनैपिंग ही कहलाएगा। इसके विपरीत धारा 138 है अपहरण यानी अबडक्शन। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति का हो सकता है और इसमें व्यक्ति को जबरदस्ती या धोखे से ले जाया जाता है। तो मूल अंतर उम्र और सहमति का है। इसके अलावा किडनैपिंग के कई गंभीर प्रकार हैं, जैसे फिरौती के लिए किडनैपिंग, जिसे हम रैंसम कहते हैं, वो धारा 142 में है। इस सेगमेंट के आखिर में है मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। धारा 143 से 146 तक इसमें शोषण के लिए इंसानों को खरीदना, बेचना, उनसे जबरदस्ती काम करवाना यानी आधुनिक गुलामी, मॉडर्न स्लेवरी जैसे सभी अपराध शामिल हैं। और अब हम अपने आखिरी 5वें सेगमेंट पर हैं, राज्य के विरुद्ध अपराध। ये वो अपराध हैं जो पूरे देश के खिलाफ होते हैं। शुरुआत होती है धारा 147 से भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना यानी वेजिंग वॉर। यह सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसके लिए दंड मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। इसी से जुड़ी दूसरी धाराएं हैं धारा 148 युद्ध करने का षड्यंत्र करना, 149 हथियार इकट्ठे करना और 150 युद्ध की योजना को छिपाना। यहां एक बहुत जरूरी बात है, पुराने कानून आईपीसी में एक सेक्शन 124A था राजद्रोह या सेडिशन, जिसको लेकर बहुत विवाद रहता था। बीएनएस में राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। अच्छा, तो अब वो अपराध नहीं है। अपराध है, लेकिन अब उसे देशद्रोह से जुड़े अपराधों के तहत धारा 152 में रखा गया है। उस पर हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 3 का पूरा विश्लेषण। अब सेशन खत्म करने से पहले उन चीजों पर एक नजर डालते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहला, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। मूल अंतर इरादे की गहराई का है। पक्का इरादा मतलब मर्डर। दूसरा, किडनैपिंग और अबडक्शन। याद रखें, किडनैपिंग सिर्फ माइनर की होती है और कंसेंट बेमानी है। और तीसरा, पुराने आईपीसी और नए बीएनएस के सेक्शन नंबर्स का फर्क। इसे बार बार पढ़कर ही याद करना होगा। अंत में हम एक एक करके प्रश्न और उनकी व्याख्या को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या यानी मर्डर के लिए कौन सा दंड निर्धारित है? आपके ऑप्शंस है ए केवल जुर्माना, बी 10 साल तक की कैद, सी मृत्युदंड या आजीवन कारावास, या फिर डी 7 साल की कैद और जुर्माना। तो इसका सही उत्तर है सी मृत्युदंड या आजीवन कारावास। अब इसकी व्याख्या को समझिए। बीएनएस की जो धारा 103 है उसके अनुसार हत्या के लिए दंड का प्रावधान मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी या फिर आजीवन कारावास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये है कि पुरानी आईपीसी की धारा 302 अब बीएनएस की धारा 103 में शिफ्ट हो गई है। अच्छा, तो सर जो पहले हम आईपीसी 302 पढ़ते थे, अब हत्या के अपराध के लिए हमें बीएनएस की धारा 103 याद रखनी होगी। बिल्कुल सही। अब से हत्या का अपराध बीएनएस धारा 103 के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न 2, हिट एंड रन के मामलों में बीएनएस की धारा 106(2) के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? ऑप्शंस है ए 5 साल तक की कैद, बी 7 साल तक की कैद, सी 10 साल तक की कैद और जुर्माना, या डी आजीवन कारावास। इसका सही उत्तर है सी 10 साल तक की कैद और जुर्माना। व्याख्या पर ध्यान दें। बीएनएस की धारा 106(2) जो है वो विशेष रूप से हिट एंड रन से संबंधित है। मतलब पुलिस को बिना बताए भाग जाना। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है पुलिस को बिना बताए भाग जाना। इसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
जबकि जो आम लापरवाही से मृत्यु का मामला है, मतलब जनरल नेग्लिजेंस, वो धारा 106(1) में है और उसमें 5 साल तक की कैद है। सर, तो इन दोनों में मुख्य अंतर यही है कि अपराधी पुलिस को सूचना दिए बिना भाग गया है। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। 106 की जो कठोर सजा है उसका कारण ही यही है कि दुर्घटना के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना भागा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न 3। बीएनएस में पहली बार संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किस धारा में जोड़ा गया है? ए धारा 111, बी धारा 112, सी धारा 113 या डी धारा 109? सही उत्तर है ए धारा 111। इसे समझिए, बीएनएस में संगठित अपराध को पहली बार धारा 111 में जोड़ा गया है। यह किसी सिंडिकेट मतलब गैंग्स या माफिया द्वारा आर्थिक लाभ के लिए किए गए अपराधों को परिभाषित करता है, जैसे अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह। यह एक नया और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। मतलब ये अपराध पहले आईपीसी में इस नाम से परिभाषित नहीं था सर? नहीं, इसे बीएनएस में पहली बार एक अलग अपराध के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। चलिए प्रश्न 4। स्नैचिंग या झपटमारी को अपराध की श्रेणी में किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? ए धारा 379 आईपीसी, बी धारा 110 बीएनएस, सी धारा 112 बीएनएस या डी धारा 115 बीएनएस? इसका सही जवाब है सी धारा 112 बीएनएस। व्याख्या देखिए, बीएनएस की धारा 112 छोटा संगठित अपराध यानी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित है, जिसमें मोबाइल या चेन स्नैचिंग को पहली बार कानून में परिभाषित किया गया है और इसकी सजा 1 साल से 7 साल तक की कैद है। तो स्नैचिंग को अब छोटा संगठित अपराध माना जाएगा? जी हाँ, बीएनएस के तहत अब ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5। बीएनएस की धारा 113 के तहत आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट की जांच किस रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी अनिवार्य है? ऑप्शंस: ए इंस्पेक्टर, बी सब इंस्पेक्टर, सी पुलिस अधीक्षक, एसपी या उससे ऊपर, डी हेड कांस्टेबल। सही उत्तर है सी पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर। व्याख्या के अनुसार धारा 113 के तहत आतंकवादी कृत्य की जांच पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता है। यह अपराध भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने से संबंधित है, इसलिए इसकी जांच का स्तर बहुत ऊंचा रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6। घोर उपहति को बीएनएस की धारा 116 में कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? ए 5 प्रकार, बी 6 प्रकार, सी 7 प्रकार या डी 8 प्रकार? इसका सही उत्तर है डी 8 प्रकार। बीएनएस की धारा 116 में घोर उपहति के 8 प्रकार बताए गए हैं, जैसे आंख फोड़ना, हड्डी तोड़ना या चेहरा बिगाड़ना। यह साधारण चोट से कहीं ज्यादा गंभीर होती है। ठीक है, प्रश्न 7 पर आते हैं। एसिड अटैक के लिए बीएनएस की धारा 124 के तहत न्यूनतम कितनी सजा का प्रावधान है? ए कम से कम 5 साल, बी कम से कम 7 साल, सी कम से कम 10 साल या आजीवन कारावास या डी केवल जुर्माना? सही उत्तर है सी। व्याख्या देखें, धारा 124 के तहत एसिड हमला एक जघन्य अपराध है, एक हेनस क्राइम है। इसके लिए कम से कम 10 साल की कैद या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है और यह जुर्माना पीड़ित को मिलेगा। इसमें न्यूनतम सजा 10 साल है। हाँ, न्यूनतम 10 साल है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। प्रश्न 8। यदि किसी व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से रोका जाता है तो यह बीएनएस की किस धारा के तहत अपराध है? ए धारा 126 सदोष अवरोध, बी धारा 127 सदोष परिरोध, सी धारा 128 बल या डी धारा 129 आपराधिक बल? सही उत्तर है ए धारा 126 सदोष अवरोध। देखिए, धारा 126 सदोष अवरोध या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से रोकना। यहाँ एक ट्रिक भी दी है याद रखने के लिए। रेस्ट्रेंट मतलब एक रास्ता बंद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9। बीएनएस की धारा 130 अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ए, इसमें शारीरिक स्पर्श अनिवार्य है। बी, इसमें शारीरिक स्पर्श यानी फिजिकल टच जरूरी नहीं है। सी, यह केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराध है। या डी, इसमें हमेशा हथियार का प्रयोग होता है। सही उत्तर है बी, इसमें शारीरिक स्पर्श जरूरी नहीं है। व्याख्या को ध्यान से समझें। धारा 130 यानी असॉल्ट का अर्थ है मारने का इशारा या तैयारी जिससे सामने वाले को डर लगे। इसमें फिजिकल टच होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, केवल इशारा या तैयारी ही काफी है। मतलब किसी को डराने के लिए हाथ उठाना भी असॉल्ट माना जाएगा, भले ही उसे छुआ ना हो। बिल्कुल, वही असॉल्ट है, एकदम सही। प्रश्न 10, बीएनएस की धारा 137 के तहत व्यापहरण किडनैपिंग के लिए लड़के और लड़की की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? ए, लड़का 18 से कम, लड़की 21 से कम। बी, लड़का 16 से कम, लड़की 18 से कम। सी, लड़का 14 से कम, लड़की 16 से कम। या डी, दोनों 18 से कम। इसका सही उत्तर है बी, बीएनएस की धारा 137 के अनुसार किडनैपिंग तब मानी जाएगी जब संरक्षक की कस्टडी से ले जाए गए लड़के की उम्र 16 वर्ष से कम हो और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो। ठीक है। प्रश्न 11, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, वेजिंग वॉर, बीएनएस की किस धारा के तहत दंडनीय है? ए, धारा 145, बी, धारा 147, सी, धारा 150 या डी, धारा 152। सही उत्तर है बी, धारा 147। बीएनएस की धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने से संबंधित है और इसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न 12, हत्या का प्रयत्न, जिसे पहले आईपीसी 307 कहा जाता था, अब बीएनएस की किस धारा में है? ऑप्शंस हैं ए, धारा 101, बी, धारा 105, सी, धारा 109 या डी, धारा 113। सही उत्तर है सी, धारा 109। याद रखिए, हत्या का प्रयत्न अब बीएनएस की धारा 109 के तहत आता है। पुरानी आईपीसी में यह धारा 307 के नाम से जानी जाती थी। सर, तो जैसे आईपीसी 302 अब बीएनएस 103 हो गया, वैसे ही आईपीसी 307 अब बीएनएस 109 हो गया है। एकदम सही। यह तुलनात्मक अध्ययन आपको याद रखने में मदद करेगा। प्रश्न 13, फिरौती के लिए अपहरण करना किस धारा के तहत एक गंभीर अपराध है? ए, धारा 140, बी, धारा 141, सी, धारा 142 या डी, धारा 143। इसका सही उत्तर है सी, धारा 142। बीएनएस की धारा 142 विशेष रूप से फिरौती के लिए व्यापाहरण या अपहरण से संबंधित है। इसे एक बहुत गंभीर अपराध माना गया है। चलिए, प्रश्न 14, बिना सहमति के बल प्रयोग करना जिससे चोट या डर पैदा हो क्या कहलाता है? ए, बल, बी, आपराधिक बल, सी, हमला या डी, प्रकोप। सही उत्तर है बी, आपराधिक बल। बीएनएस की धारा 129 के अनुसार बिना सहमति के बल प्रयोग करना जिसका उद्देश्य अपराध करना या चोट या डर पैदा करना हो वो आपराधिक बल कहलाता है, जैसे किसी का घूंघट खींचना या किसी पर पानी फेंकना। अगला प्रश्न 15, लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुंचाना किस धारा के तहत अपराध है? ए, धारा 121, बी, धारा 122, सी, धारा 131 या डी, धारा 135। इसका सही उत्तर है ए, धारा 121। धारा 121 के तहत लोक सेवक को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना एक अपराध है और ये एक गैर जमानती नॉन बेलेबल अपराध है। प्रश्न 16, बीएनएस की धारा 143 ट्रैफिकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, बाल विवाह रोकना, बी, अवैध श्रम रोकना, सी, शोषण के उद्देश्य से इंसानों को खरीदना या बेचना या डी, दहेज प्रथा रोकना। सही उत्तर है सी, धारा 143 का संबंध मानव दुर्व्यापार से है जिसका अर्थ है शोषण के उद्देश्य से इंसानों को खरीदना या बेचना। इसका उद्देश्य कह सकते हैं कि आधुनिक दास्तां मॉडर्न स्लेवरी को खत्म करना है। प्रश्न 17, खतरनाक हथियारों वेपन से चोट पहुंचाना बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? ए, धारा 115, बी,
धारा 118, सी धारा 120 या डी धारा 123? सही उत्तर है बी धारा 118। बीएनएस की धारा 118 खतरनाक हथियारों जैसे चाकू, आग, जहर आदि का उपयोग करके चोट पहुंचाने से संबंधित है, जिसे एग्रोवेटेड हर्ट भी कहते हैं। यहाँ साधन यानी वेपन अपराध की गंभीरता को बढ़ा देता है। अब प्रश्न 18, सदोष परिरोध के बारे में सही कथन चुनें। इसमें व्यक्ति को केवल एक दिशा में रोका जाता है। इसमें व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जैसे कमरे में बंद करना। ये धारा 126 में परिभाषित है। ये धारा 130 में परिभाषित है। सही उत्तर है बी। धारा 127 सदोष परिरोध से संबंधित है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेना या एक निश्चित सीमा से बाहर न जाने देना। में सिर्फ एक रास्ता रोका जाता है। अच्छा, तो अवरोध में एक रास्ता बंद होता है और परिरोध में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सही समझा, यही मुख्य अंतर है। प्रश्न 19, आत्महत्या का दुष्प्रेरण एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बीएनएस की किस धारा के तहत दंडनीय है? ए धारा 106, बी धारा 107, सी धारा 108 या डी धारा 109? सही उत्तर है सी। धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने से संबंधित है, जिसमें 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। इसमें एक नोट भी है कि धारा 107 बच्चे या पागल व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण से जुड़ी है, जो इसे और गंभीर बनाता है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, बीएनएस की धारा 101 हत्या और 105 आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड में मुख्य अंतर क्या है? ए चोट की प्रकृति, बी हथियार का प्रकार, सी केवल इरादे और संभावना की डिग्री का या डी अपराधी की उम्र? इसका सही उत्तर है सी। व्याख्या के अनुसार हत्या यानी मर्डर जो सेक्शन 101 में है और आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड जो सेक्शन 105 में है, इनके बीच का मुख्य अंतर इरादे की स्पष्टता और मृत्यु की संभावना की डिग्री का है। हत्या में जान लेने का इरादा मतलब बिल्कुल साफ होता है। तो ये थे भारतीय न्याय संहिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी नई धाराओं को, विशेषकर जो आईपीसी की पुरानी धाराओं की जगह आई हैं, उन्हें याद करना बहुत आवश्यक है। आज हमने हत्या, हिट एंड रन, संगठित अपराध जैसे कई नए और बदले हुए प्रावधानों को समझा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, पर जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ रही हूँ। ये जो नए कानून बने हैं, इनके लागू होने से हमारी न्याय प्रणाली और पुलिस की कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे न्याय मिलने में तेजी आएगी या फिर नई चुनौतियां सामने आएंगी? इस पर सोचिएगा। हम अगली क्लास में मिलेंगे।